मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन मॉर्निंग वॉक पर की ग्रामीणों से मुलाकात, पूर्व सैनिकों से भी अपने अनुभव किए साझा। सर्किट हाउस छोड़ रात्रि विश्राम के लिए पौड़ी के रावत गांव के होम स्टे पहुंचे सीएम धामी, लोगों से भी की मुलाकात। पटवारी लेखपाल पेपर लीक होने की अफवाह फैलने पर बड़ी कार्रवाई, नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकल विरोधी कानून को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा नकल को रोकने में पूरी तरह कारगर है कानून। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन है। मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी ने ग्रामीणों से मुलाकात की, गांव के पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। विकास कार्यों की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। बैठक में जिले के सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पौड़ी से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन है। मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी ने ग्रामीणों से मुलाकात की, गांव के पूर्व सैनिकों से भी उन्होंने मुलाकात की है। विकास कार्यों की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। बैठक में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन है। मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी ने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। गांव के पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात सीएम धामी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का आज दूसरा दिन है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का जो है दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री निकले थे, जहां पर गांव के ग्रामीण लोगों से उन्होंने मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है मुलाकात करी, उनसे बातचीत की है और साथ साथ उनसे फीडबैक भी लिया है कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में काम किया जा रहा है, सरकार की क्या कुछ योजनाएं उनके क्षेत्र में चल रही हैं, उसका क्या कुछ उन्हें ज्ञान है और कितना लाभ उन्हें योजनाओं का मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। साथ ही साथ पूर्व सैनिक जो वहाँ पर रहते हैं गाँव में, उनसे भी अपने अनुभव जो है साझा किए हैं और उनसे भी उन्होंने जो है बातचीत की है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आज दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पौड़ी में रहने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक तरीके से पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है उसके मुद्दे को लेकर के जो तमाम एनसीसी के कैडेट हैं, स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से पहाड़ों में पलायन रोका जा सकता है, उन बच्चों की क्या क्या कुछ सोच है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि वो छात्र जो है आने वाला उत्तराखंड का भविष्य है और ऐसे में अगर नौकरी के अभाव में या फिर शिक्षा के अभाव में वो वहाँ से पलायन करते हैं तो सही बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन छात्रों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री उनसे संवाद करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री आज जिला विकास योजना की बैठक भी वहाँ पर लेंगे कि पौड़ी जिले में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं, उसकी समीक्षा भी आज करेंगे, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी जिले के जो है मौजूद रहने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि कल भी मुख्यमंत्री ने पौड़ी में कई बड़ी सौगातें दी है और आज दूसरा दिन है पौड़ी का दौरे का। तो दौरे के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने जहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात करी है, तो वहीं विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर भी आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं सीएम धामी को जमीनी हकीकत भी पता चलती है जब ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और रात्रि विश्राम भी जब पौड़ी में ही उन्होंने की, तो ऐसे में कई योजनाओं की भी जानकारी मिलती है कि किस तरीके से काम हो रहा है, सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। ये बात स्वाभाविक है कि जब प्रदेश का मुखिया अगर एक तरीके से जमीनी स्तर पर जाता है तो सही बात है कि उन तमाम जमीनी हकों से भी वाकिफ होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि जब ग्रामीणों से मुलाकात होती है, वीडियो प्रोटोकॉल की जब लगाया जाता है तो सही बात है कि ग्रामीण जो अपनी समस्या बताते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में फीडबैक भी देते हैं। कल की भी अगर हम बात करें रात की, तो उसमें भी देखा गया था जिस तरीके से अमूमन ये देखा जाता रहा है कि जो पौड़ी का सर्किट हाउस है वहाँ पर ही वीआईपी मूवमेंट होता है, वहीं पर रात्रि प्रवास होता है या फिर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तय किया कि रावत गाँव में जो एक नया होम
स्टे बना था जिसमें तमाम पहाड़ी शैलियों से जो है उस होम स्टे को बनाया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जब भी इन्हें हकीकत को पता चलता है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है होम स्टे, उसकी जानकारी मिलती है, किस तरीके से वहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम फीडबैक कहीं न कहीं सरकार को मिलते हैं। तो सही बात है कि कहीं न कहीं ये कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही है हमेशा से कि एक तरीके से ज़मीनी स्तर पर जो है काम किया जाए और लोगों से एक तरीके से फीडबैक लिया जाए। और यही वजह है कि चाहे देहरादून में हो, जब चंपावत जाते हैं मुख्यमंत्री, वहाँ भी देखा गया कि किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, प्रोटोकॉल के बगैर जो है लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। तो कहीं न कहीं एक बेहतर फीडबैक जो है मिलता है और उसके बाद नतीजा ये रहता है कि आने वाले समय में उसमें क्या कुछ इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसमें सुधार करना है, उन तमाम चीज़ों को जो है करने में आसानी मिलती है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे आकाश। तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार में दामाद ने सास की हत्या की। सिटकुल में मजदूरी करती थी महिला। सुबह 4 बजे दामाद ने सास का गला घोट दिया। हत्या के बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, दामाद ने सास की हत्या की है। सिटकुल में मजदूरी करती थी महिला, जिसकी हत्या कर दी गई है। सुबह 4 बजे दामाद ने सास का गला घोट दिया। हत्या के बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यहाँ आके मजदूरी करती थी और इसके जो दामाद है नंबर का, उसने बता रहे हैं कि वो सुबह आके जो है इसकी जो है हत्या कर दी। वो खुद ही बता रहा है कि हत्या कर दी है। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। अब ये तो पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कारण क्या। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ लाइव बने हुए। आकाश, दामाद ने सास की हत्या की है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं मामले में? तो हरिद्वार से ये मामला सामने आया। दामाद ने सास की हत्या की। सिटकुल में मजदूरी करती थी महिला, जिसकी हत्या कर दी है दामाद ने। सुबह 4 बजे दामाद ने सास का गला घोट दिया। हत्या के बाद खुद ही पुलिस को सूचना देने भी पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी स्थित रावत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मेजर गौरकी चंदोला में मिट्टी से बने पहाड़ी शैली के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम वासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं उन्होंने पहाड़ी शैली पर बने होम स्टे का अवलोकन करते हुए मिट्टी से बने उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। होम स्टे स्वरोजगार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड सहित आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं लोगों का रुझान लगातार होम स्टे की ओर बढ़ रहा है। होम स्टे से लोगों को उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान और संस्कृति के बारे में पता चल रहा है। तो पौड़ी रावत गांव के होम स्टे पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होम स्टे में रात्रि विश्राम करने का उन्होंने निर्णय लिया। सीएम धामी ने इस दौरान ग्रामीणों का हालचाल भी जाना। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां यमुना शारदोत्सव क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन मौजूद थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही कहा, अगर कोई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करेगा तो उसे उम्र कैद और 10 साल की सजा दी जाएगी।
संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों। किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब वो जौनसार कार्यक्रम में आ रहे थे तो कहा गया था कि कार्यक्रम में ना जाएं, विरोध हो सकता है। लेकिन आप लोग बताएं कि 22 साल के प्रदेश में ऐसा कौन सीएम है जिसने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की? हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर मजबूत नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है। इस प्रकार के इसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों। किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का? क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला? बात करेंगे हरिद्वार की, जहां दामाद ने सास की हत्या की है। सिडकुल में मजदूरी करती थी महिला। सुबह 4 बजे दामाद ने सास का गला घोट दिया। हत्या के बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो हरिद्वार से ये मामला सामने आया, जहां दामाद ने सास की हत्या की है। सिडकुल में मजदूरी करती थी महिला, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सुबह 4 बजे दामाद ने सास का गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद ही पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
वाली है, यहाँ आके मजदूरी करती थी और इसके जो दामाद है नंबर का, उसने बता रहे हैं कि वो सुबह आके जो है इसकी जो है हत्या कर दी। वो खुद ही बता रहा है कि हत्या कर दी है। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अमल में लाई। अब ये तो पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कारण क्या। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, क्या कुछ खुलासा हुआ है मामले में? जी मैं प्रशांत जी आपको बता दूं, रात में बाहर के रहने वाले बाहर से आकर यहाँ पे रह रहे थे, उसने अपने ही सास का गला दबाकर हत्या कर दी है। जी मैं ऐसे ही आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बिजनौर के रहने वाले हैं और ऐसे ही वो काफी समय से अपनी सास से इससे पहले भी जो सामने जो बातें आई है वो अपनी सास से पहले से ही परेशानी में जो उसकी सास थी वो यहाँ पर आकर बाहर से मजदूरी का काम करती थी, लेकिन उसके चलते उसका जो दामाद था उन्होंने अपनी ही सास का गला दबाकर हत्या करी है। उसका कारण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ खुश नहीं रहती थी। जी परिजनों का कोई बयान सामने आया हो? हाँ, अगर परिजनों की बात करें तो परिजनों से मेरी भी बात हुई थी। उनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि ये रात हमारे जो दामाद हैं वो घर पे आए, उन्होंने आकर पहले बातचीत की और रात में फिर उन्होंने वाइन का सेवन किया, लेकिन उसके बाद घर में आप सास के साथ कुछ कही सुनी हुई थी, लेकिन उसके बाद रात में सब जब सो गए थे, लेकिन सुबह लगभग 4 बजे के आसपास अपनी सास को उसने गला दबाकर हत्या की है। उन्होंने अपने जो उनका जो लड़का था उन्हें जाकर उन्होंने ये बताया है। उन्हें बताकर उसके बाद वहीं मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया है और आगे कार्रवाई जारी की है। जी शुक्रिया आपका धर्मराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट चंपावत के सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बता दें कि छात्रों के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। परीक्षा केंद्र है जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी बच्चों से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं आएगा। इसमें 144 धारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है स्कूलों के आसपास। टोटल 66 सेंटर हैं नैनीताल जनपद में और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मोबाइल पार्टी, इसके अतिरिक्त सीओ, एडिशनल एसपी सब लगातार गश्त पे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया उसमें लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि खासकर कई परीक्षा सेंटर जो बड़े हैं वहाँ अभी तक जो है बच्चे अंदर हो रहे थे, तो अब लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। परीक्षा लगभग शुरू। लक्सर में कृषि मंडी समिति के सचिव ने उप जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें मंडी परिसर के लिए 5 से 10 बीघा सरकारी जमीन की मांग की है, जिसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने नगरपालिका परिषद को क्षेत्र में खाली भूमि चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस पर दुकानें, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के अलावा नीलामी चबूतरों का निर्माण किया जाएगा। पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 5 बीघा से लेकर के 10 बीघा भूमि की उपलब्धता के संबंध में एक पत्र दिया है। इसमें जांच की जा रही है। लक्सर क्षेत्र के आसपास में ही जो मार्केट एरिया है उसके नजदीकी उनकी जो डिमांड है भूमि की, उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसी भूमि उपलब्ध होगी उसका प्रस्ताव नियमानुसार प्रेषित। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारिता के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे पत्रकारों की खबरें चुराकर कुछ लोग फर्जी न्यूज पोर्टल बना रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। और जब इस मामले में नोटिस जारी किया गया तो कार्रवाई से चिढ़कर एक युवक ने निकाय विभाग के अधिशासी अधिकारी को भटकाते हुए वीडियो वायरल कर दिया और भ्रामक जानकारी का प्रसारण किया। अब इस मामले में लक्सर प्रेस क्लब के अध्यक्ष शासन को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। कुछ
फर्जी पत्रकारों की ज्यादा ही बाढ़ आ गई है। प्रेस क्लब के पास भी इसकी सूचनाएं लगातार हमें मिल रही हैं और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिए एक शासन को भी एक चिट्ठी भेज रहा हूँ कि ऐसे पत्रकारों की जांच कराई जाए जो हाथ में आईडी ले लगातार घूम रहे हैं और धन की उगाही कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला भी आया था, हमारे संज्ञान में आया था मामला, एक ये नगर पंचायत का एक मामला था, हमारे पत्रकार साथी के खिलाफ एक मामला, जबकि वो पूरा ही फर्जी था। तो वो भी गलत है, इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। और जितने भी ये 2 नंबरी पत्रकार घूम रहे हैं, मैं खुद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, इनको जेल भिजवाने का मैं काम करूंगा। हमें भी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ फर्जी पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति हमारी कचहरी में घूम रहे हैं और उसकी हम पूरी जानकारी ले रहे हैं और हम सूचना भी मांगेंगे और सूचना में हमें पता लग जाएगा कि कौन इसमें फर्जी पत्रकार है और कौन असली है। अगर हमें ये जानकारी मिल गई कि ये फर्जी पत्रकार है, इनकी लिस्ट हमें, ओरिजिनल पत्रकारों की हमें लिस्ट प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें पता लग जाएगा कि फर्जी पत्रकार कौन कौन है इसमें, और हम उनके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बागेश्वर के चौगांव छीना में सूख रहे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए जन जागरूकता आयोजन किया गया, जिसमें देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन और क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए यह आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी शामिल रहीं। प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, और अपना देवलधार चौगांव छीने से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा, तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। थराली के सूना गांव से वनों को आग से बचाने के लिए पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जंगलों को आग से बचाने का आह्वान किया। ग्रामीणों से वन अग्नि के कारण जानने की कोशिश और वन अग्नि की रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे। पदयात्रा कार्यक्रम में बद्रीनाथ वन प्रभाग के वन क्षेत्र अधिकारी हरीश थपलियाल के साथ वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीपी भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र और वन विभाग ने ग्रामीणों को वन अग्नि रोकने की शपथ दिलाने के साथ ही वन अग्नि की घटनाओं में कमी हो, इसके लिए सभी के सहयोग की अपील की। तो सुना गांव से पदयात्रा का शुभारंभ हुआ, ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वनों को आग से बचाने के लिए दरअसल पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जंगलों को आग से बचाने का आह्वान किया। ग्रामीणों से वन अग्नि के कारण जानने की कोशिश भी की गई और वन अग्नि की रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे गए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।